रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन राजस्थान में ये जो जाट राजवंश था इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपन राजस्थान के संदर्भ में जाट राजवंश को पढ़ेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको ये जो हिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री काफी लाभप्रद रहेगी। तो आप अच्छे से इनके नोट्स बनाते चलें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करें। तो आज अपन इस जाट राजवंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछे राजस्थान में, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट ऐसा भी पूछ लिया जाता है, राजस्थान में जाट रियासतें कौन सी थी? यानी राजस्थान में मुख्य रूप से या राजस्थान की प्रमुख जाट रियासतें कौन कौन सी थी? तो आप बताओगे सर, एक जाट रियासत थी भरतपुर और दूसरी थी धौलपुर। धौलपुर। तो कभी कभार अगर आपसे सीधा जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तब आंसर क्या बनता है? टोंक। तो उसी प्रकार से राजस्थान में मुख्य रूप से दो ही जाट रियासतें थी, एक भरतपुर जाट रियासत थी और दूसरी धौलपुर जाट रियासत थी। तो धौलपुर का तो वैसे ज्यादा कोई इतिहास है नहीं, लेकिन इस भरतपुर का अच्छा इतिहास है और कई प्रश्न इस भरतपुर के इतिहास से बनते हैं। तो आज अपन इस भरतपुर के जाट राजवंश की चर्चा करेंगे। तो भरतपुर में जाट राजवंश को पढ़ने से पहले मैं आपको मिडाइवल हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत है या फिर अपन बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और 1206 में इनके द्वारा दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया गया था। फिर मुगल वंश का शासन आता है। तो जब भरतपुर में ये जाट राजवंश इस्टेब्लिश हुआ था तो उस समय जो मुगल वंश के शासक थे उनका नाम था औरंगजेब। तो अपन बात करें समकालीन इस भरतपुर के जाट राजवंश के समकालीन मुगल वंश और मुगल वंश के शासक कौन थे? तो शासक बताओगे आप औरंगजेब। तो इस औरंगजेब के द्वारा अपने कार्यकाल में प्रजा के ऊपर इतने टैक्स लगा दिए गए थे कि इस औरंगजेब के अंतिम दिनों में इसके खिलाफ राजस्थान में ही नहीं संपूर्ण भारत में विभिन्न जगहों पर विद्रोह हो रहे थे। तो इस औरंगजेब के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था वो पहली बार कहां पे हुआ था? तिलपत में। और तिलपत कहां पे पड़ता है? मथुरा में। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे बात करें अपन तिलपत की, तो ये जो तिलपत जागीर है, तिलपत, यह तिलपत कहां पे पड़ती है? मथुरा में। तिलपत जागीर कहां पे पड़ती है? मथुरा में। और घटना की अगर अपन बात करें, घटना, तो यह घटना 1669 की आती है, 1669 ईस्वी की घटना। तो इसमें क्या होता है? तिलपत एक जागीर पड़ती है जो मथुरा में स्थित है और तिलपत के एक जमींदार आते हैं, जमींदार, और जमींदार का नाम था गोकुला।
और आपको पता है कि मथुरा, ये जो मथुरा है ये दिल्ली के निकटतम एक जागीर थी जो तिलपत थी, अर्थात मथुरा दिल्ली के बहुत ही समीप स्थित है। तो मथुरा में क्या प्रतिक्रिया होती है कि मथुरा में तिलपत जो जागीर थी वहां के जो जमींदार थे गोकुला, ये गोकुला क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह, ये विद्रोह कर देते हैं किसके खिलाफ, समकालीन मुगल वंश के शासक औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह तो इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने दो काम और किए। एक क्या किया, इस गोकुला ने औरंगजेब को टैक्स देना बंद कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया। उसके अलावा बात करें अपन इस गोकुला के द्वारा अपनी जो प्रजा थी, जनता को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। अर्थात इस औरंगजेब के समय में मथुरा में क्या हो रहा था, तिलपत एक जागीर पड़ती थी और वहां के जमींदार थे गोकुला। इस गोकुला के द्वारा इस मुगल शासक औरंगजेब को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया गया और इसने जनता से भी यह कहा, किसने, गोकुला ने, अपन औरंगजेब के लिए टैक्स नहीं देंगे। तो जब औरंगजेब को इस बात का पता चला कि ये मथुरा का जो जमींदार है गोकुला, ये अपन को टैक्स नहीं दे रहा है, तो इस औरंगजेब के द्वारा अपने जो सैनिक थे उनको इस गोकुला के पास में भेजा गया और गोकुला से कहा कि आप टैक्स देना स्वीकार करें। लेकिन जब औरंगजेब के सैनिक इस गोकुला के पास में गए और गोकुला से कहा कि आप टैक्स देना स्वीकार करें, तब गोकुला ने कहा कि मैं ही नहीं, मेरी जो प्रजा है वो भी आपको टैक्स नहीं देगी। तो होता क्या है, औरंगजेब के जो सैनिक इस गोकुला के पास में गए थे, वो सैनिक इस गोकुला को उठाकर लेकर आ गए किसके पास में, मुगल वंश के शासक औरंगजेब के पास में लेके आ गए। और मुगल वंश के ये जो शासक थे औरंगजेब, इस औरंगजेब के द्वारा गोकुला से यह कहा गया कि दरबार में, औरंगजेब के दरबार में यह कहा गया कि आप टैक्स देना स्वीकार करते हो या नहीं। तो इस गोकुला ने जो तिलपत जागीर का एक जमींदार था, इसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात मैं आपको टैक्स देना स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे आपको जो उखाड़ना हो आप उखाड़ सकते हो। अब औरंगजेब इतनी बड़ी बात कैसे बर्दाश्त करता, तो इस औरंगजेब ने क्या किया, इस गोकुला के छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए, अर्थात गोकुला को दर्दनाक मृत्यु देकर उसके शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े करवाकर बाहर जंगलों में फेंकवा दिए थे। तो इस प्रकार औरंगजेब ने इस 1679 के इस विद्रोह को दबाया था। लेकिन यह विद्रोह कहां दबने वाला था, फिर औरंगजेब के खिलाफ एक विद्रोह और होता है। तो इस प्रकार यह औरंगजेब इस गोकुला की दर्दनाक हत्या करवा देता है और इस हत्या के बाद ही जनता में औरंगजेब के विरुद्ध आक्रोश पैदा होता है। और मैंने आपको ये बताया भी था कि जो ये औरंगजेब है, इस औरंगजेब का जब 1707 में शासनकाल समाप्त हो जाता है, तो मुगलों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि मुगलों की सेना को जो ये जाट शासक थे ये लूट लेते थे, अर्थात इनकी क्या हो रखी थी, दुर्दशा। लेकिन औरंगजेब के द्वारा 1669 में अर्थात 69 में इस गोकुला को दर्दनाक मौत देकर इसकी हत्या करवा दी जाती है और इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करवाकर फेंक दिए जाते हैं। तो राजस्थान में मुख्य रूप से दो जाट रियासतें थी, भरतपुर और एक धौलपुर। अपन भरतपुर के इतिहास की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको एक घटना बताई है जो 1669 अर्थात 69 की है। तो तिलपत का जो जमींदार था गोकुला, यह औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है और विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब के द्वारा गोकुला के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करवाकर जंगलों में
फेंक दिए जाते हैं, लेकिन विद्रोह की जो ज्वाला इस जमींदार गोकुला ने जो लगाई थी, अब वो कहां दबने वाली थी? तो ये था मथुरा में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह। अब इस विद्रोह के पश्चात 1687 में अपने राजस्थान में भी भरतपुर रियासत में एक विद्रोह होता है जो औरंगजेब के खिलाफ ही था। तो अपन उसकी चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब इसने जब विद्रोह किया था, तो विद्रोह वैसे औरंगजेब के द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन इस दर्दनाक मृत्यु के या हत्या के पश्चात ये विद्रोह की ज्वाला कहां थमने वाली थी? अब राजस्थान का ये जो भरतपुर जिला आता है या जो भरतपुर रियासत थी, यहाँ पे भी विद्रोह कर दिया जाता है। और अब की बार विद्रोह करने वाले भरतपुर की जो भरतपुर के जो जमींदार आते हैं राजा राम, उनके द्वारा भरतपुर में विद्रोह कर दिया जाता है। तो समकालीन मुगल शासक और समकालीन मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब। समकालीन मुगल शासक कौन? औरंगजेब। और अपन अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में एक जागीर आती है सिनसिनी। सिनसिनी, और ये सिनसिनी जागीर पड़ती कहां पे? भरतपुर में। सिनसिनी जागीर कहां पे पड़ती है? भरतपुर में। और सिनसिनी जागीर के जो जमींदार आते हैं, जमींदार, उन जमींदार का नाम था राजा राम। राजा राम। तो एक तरफ समकालीन मुगल वंश के शासक औरंगजेब, दूसरी तरफ सिनसिनी जागीर जो भरतपुर में पड़ती है, वहां के जागीरदार थे राजा राम। और घटना कब की है? 1687 ईस्वी की घटना। और जैसे ही मथुरा में उस गोकुला जमींदार को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो अपने भरतपुर में ये जो जमींदार आते हैं राजा राम, ये क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं और औरंगजेब को टैक्स नहीं देते। उसके अलावा इनके द्वारा एक काम और किया जाता है। तो राजा राम ने क्या किया? इसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। उसके अलावा इसने टैक्स देना बंद कर दिया। बंद कर दिया। और इसने एक काम और किया, वो काफी अच्छा काम था। इसने क्या किया? इसने अकबर के मकबरे को नष्ट करके हड्डियों को जलाया। तो अब एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, सिनसिनी जागीर के जो जमींदार थे राजा राम, इसने औरंगजेब को टैक्स देना बंद कर दिया। उसके अलावा औरंगजेब के खिलाफ इसने विद्रोह भी किया। और जो औरंगजेब के जो दादाजी आते हैं अकबर, इनके मकबरे को नष्ट करके उनकी हड्डियों को जला दिया। और मकबरे के साथ में जो भी स्वर्ण आभूषण थे या स्वर्ण के जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, उसके जो पात्र दफना रखे थे, उनको निकाल कर ये कहां पे लेके आ गया? सिनसिनी जागीर भरतपुर में लेकर आ गया था। तो
औरंगजेब को जब इस बात का पता चला कि यार ये मेरी पीठ पीछे ये पहले तो भरतपुर वाले ने विद्रोह किया, पहले तो मथुरा वाले ने विद्रोह किया और फिर अब ये भरतपुर वाला भी विद्रोह करता है, तो इस औरंगजेब के द्वारा अपनी जो सेना थी इस सेना को राजा राम के पास में भेजा जाता है और राजा राम के पास में भेजा जाता है और राजा राम को इसकी औरंगजेब की सेना अपने साथ में ले जाती है और राजा राम को औरंगजेब के दरबार में पेश किया जाता है। तब औरंगजेब ने राजा राम से कहा कि अगर आप मुस्लिम धर्म ग्रहण कर सकते हो, अगर इस्लाम धर्म आप अपना लेते हो तो मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा। तो राजा राम ने क्या कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहां की नीति है कि हम आपको टैक्स नहीं दे और आप हमारा धर्म ही बदला दो, ये कोई बात हुई? राजा राम ने कहा कि ऐसे तो आपकी दाल गलेगी नहीं, तो हम आपको टैक्स देने वाले तो है नहीं, आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो इस औरंगजेब ने क्या किया, इस राजा राम की भी क्या कर दी, हत्या। इस राजा राम की भी इसने हत्या करवा दी। किसने? औरंगजेब ने। तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, सिंसनी जागीर के जमींदार राजा राम के द्वारा औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया जाता है, टैक्स नहीं दिया जाता और अकबर के मकबरे को नष्ट करके इसने हड्डियों को जला दिया था। और जब औरंगजेब ने कहा आपको मकबरे से क्या दुश्मनी थी, तो राजा राम ने कहा कि आपने अकबर को दफनाया था न कि जलाया। तो अकबर बार बार मेरे कान में आकर ये बोलता था कि आप मेरा उद्धार करो, आप मेरा उद्धार करो, तो इसलिए मैंने इस मकबरे को नष्ट करके उसकी हड्डियों को जला दिया था। तो ऐसी कुछ कहानियां भी प्रचलित है, लेकिन अंत में औरंगजेब के द्वारा इस राजा राम की भी क्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई थी। तो इन्हीं सिंसनी जाटों में एक शासक होते हैं, क्योंकि राजा राम की तो हत्या हो जाती है, लेकिन इसी के वंशजों में से एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति का नाम था चूड़ामन जाट। तो इस चूड़ामन जाट के द्वारा थोड़ी जो शक्ति थी वो संग्रहित की जाती है और एक जाट सत्ता को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो जो पहले शासक आते हैं उनका नाम है चूड़ामन जाट। तो इस चूड़ामन जाट ने आसपास के क्षेत्रों को डिफीट करके अपनी शक्ति को कुछ बढ़ाया और इसने थून के किले का निर्माण करवाया। इसने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर थून के किले का निर्माण करवाया। अर्थात इसने आसपास के जो भी छोटे मोटे रियासतों के जो सामंत थे उनको डिफीट करके भरतपुर में एक किले का निर्माण करवा दिया और किले का नाम क्या था, थून का किला। तो अगर आपसे कोई पूछे थून के किले का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर चूड़ामन जाट। और थून का किला कहां पे स्थित है, तो थून का किला भरतपुर में स्थित है। तो इस चूड़ामन जाट की मृत्यु के बाद क्या होता है, इस चूड़ामन जाट की मृत्यु के पश्चात दो व्यक्ति आते हैं, एक का नाम आता है मोहकम सिंह और दूसरे का नाम आता है बदन सिंह। तो एक तो आते हैं मोहकम सिंह, एक आते हैं मोहकम सिंह और दूसरे आते हैं बदन सिंह।
एक तो आते हैं मोहकम सिंह और दूसरे आते हैं बदन सिंह। तो इन जाटों ने मुगलों के खिलाफ इतना आतंक मचा रखा था कि मुगल इनके आतंकों से परेशान होकर एक मुगल शासक आते हैं। जब ये भरतपुर में मोहकम सिंह और बदन सिंह के मध्य में विवाद चल रहा था, तो उस समय समकालीन जो मुगल शासक थे, समकालीन मुगल शासक, तो इन दोनों के समकालीन मुगल शासक आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला वास्तव में रंगीला था। इसको अपने साम्राज्य के मतलब उत्थान से कोई मतलब नहीं था। ये अपनी मस्ती में मस्त रहता था, मदिरा पीकर इसके तो वही नाच गाने डिस्को डांस चलते रहते थे। तो इसी के शासनकाल में भरतपुर में मोहकम सिंह और बदन सिंह इन दोनों के मध्य अगले जागीरदार या जमींदार के पद पर बैठने के उद्देश्य से इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। ये बदन सिंह कहता था कि मैं जाटों का नेता बनूंगा, और ये मोहकम सिंह कहता था कि मैं बनूंगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इन जाटों के आक्रमणों से या इन जाटों के उत्पात को शांत करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जो आमेर के शासक आते हैं, आमेर के शासक और आमेर के शासक का नाम था सवाई जयसिंह सेकंड। तो इस मुगल वंश के शासक मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय को इन भरतपुर के जाटों को शांत करने के लिए भेजा जाता है, इनको पराजित करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब यह मोहम्मद शाह रंगीला भरतपुर वाले क्षेत्र में आता है, तो इसको पता चलता है कि ये मुगलों के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहे। अभी तो इस भरतपुर में ये जो दो व्यक्ति है, एक का नाम मोहकम सिंह और दूसरे का नाम बदन सिंह, इन दोनों के बीच में ही विवाद चल रहा है। तो इस सवाई जयसिंह ने इस बदन सिंह से कहा कि यार एक बात बता, अगर मैं तेरे को राजा बना दूं तो क्या आप मुगलों को परेशान नहीं करोगे? तो इस बदन सिंह ने कहा कि मालिक आपकी इच्छा, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। तो इस सवाई जयसिंह के द्वारा क्या किया गया, इस बदन सिंह को भरतपुर का राजा बना दिया गया, भरतपुर का शासक बनाया। और इस सवाई जयसिंह के द्वारा इस बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की गई। अर्थात ये सवाई जयसिंह इस बदन सिंह को भरतपुर का शासक बना देता है और इस बदन सिंह को ब्रजराज का टाइटल भी प्रदान कर देता है। और जो एक जागीर आती है डीग की जागीर, वो डीग की जागीर भी इस बदन सिंह को सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा प्रदान कर दी जाती है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अगले भरतपुर के शासक बन जाते हैं कौन? बदन सिंह। तो बदन सिंह के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो चूड़ामन जाट, इसके द्वारा आसपास के क्षेत्रों को डिवाइड करके थूण के किले का निर्माण करवाया गया था। और इस चूड़ामन जाट की मृत्यु के बाद भरतपुर में मोहकम सिंह और बदन सिंह के मध्य में अपने पद को लेकर विवाद हो जाता है और समकालीन मुगल वंश के शासक मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जयपुर के शासक सवाई जयसिंह सेकंड को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बदन सिंह को भरतपुर का शासक बना दिया गया और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि भी प्रदान कर दी गई थी। और इस सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस बदन सिंह को डीग की जागीर भी प्रदान कर दी थी, जिसे अपन जल महलों की नगरी भी कहते हैं। तो आगे अपन बदन सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा बदन सिंह के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो।
तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।